चैत्रिका ने धीरे से कहा, कोई समस्या नहीं होगी, मैं आ रहा हूं। सुनना, हाँ, मैं तुम्हारे हाथ से चाय पीऊंगा। अगर आपके घर में चाय की पत्ती है तो कृपया 3 कप बनाकर ले आइए। चैत्रिका का माथा सिकुड़ गया। 3 कप क्यों? उन्होंने सहज स्वर में कहा। जब तुम आओगे तब समझ जाओगे। इंतजार में चैत्रिका ने बिना कोई आवाज किए बहुत सावधानी से चुपचाप चाय बनाई। उसने उसे एक कुप्पी में डाला और अपने सिर पर एक स्कार्फ डाल लिया। माँ और पिताजी दोनों ने नींद की गोलियां ले ली और सो गए, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह धीरे से बाहर गया, दरवाजा बंद किया और नीचे आ गया। यहां एक और बाधा आती है। चैत्रिका भूल गई थी कि दरबान इतनी देर रात उसे बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन आज समय चैत्रिका का मित्र प्रतीत हो रहा है। दरबान गहरी नींद में है, उसका सिर कुर्सी पर टिका हुआ है। चैत्रिका हाथ में कुप्पी लिए पैर पटकती हुई बाहर आई। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसने सफारत को दूर खड़ा देखा। लैंप पोस्ट की रोशनी में चैत्रिका सफरत के बिखरे बाल और गंदा सुस्त चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। ग्रे आंखों की जोड़ी असंभव रूप से लाल है, कृष्णचूड़ा की तरह। चैत्रिका के सिर पर लिपटा पतला लाल घूंघट रात की ठंडी हवा से हट गया था। हवा के झोंके में बालों का एक गुच्छा आजाद हो गया। वह स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने लगता है। बाल चिढ़ाने से मतवाली चैत्रिका है। चैत्रिका ने एक हाथ में कुप्पी पकड़ी, दूसरे हाथ से अपने बाल ठीक किए, सिर का घूंघट खींचा और उसे अपने सिर पर रख लिया। आसपास का वातावरण लैंप पोस्ट की रोशनी से जगमगा रहा है। आज आसमान में चांद चमक नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे चांद बादलों के आगे झुक गया है। तभी एक काला बादल आया और उसने चांद को ढक लिया। चैत्रिका धीरे धीरे दूतावास की ओर चली गई। बिल्कुल करीब नहीं, बीच की दूरी 1 हाथ की है या उससे भी अधिक। चैत्रिका ने सिर उठाकर चेहरे की ओर देखा, जो दूतावास की काली चोटी के समान लाल था। चैत्रिका छोटी नहीं है, वह काफी लंबी है, लेकिन यात्रा उससे थोड़ी लंबी है। उम्र में 1 या 2 महीने का अंतर हो सकता है, लेकिन वह बहुत पतली है। ऐसा लगता है कि यदि आप इस पर फूंक मारे तो आप बिना किसी प्रयास के उड़ सकते हैं। इसके विपरीत सफारत का पतला मजबूत शरीर, दोनों हाथ मांसल हैं। अपनी बाह्य संरचना के अनुसार सफरत चैत्रिक से बहुत बड़ा प्रतीत होता है। ये कुछ नहीं है, दोनों की उम्र एक ही है। चैत्रिका पहले बिना किसी बाधा के सफरत के सामने अपनी सारी बातें खुलकर कह देती थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती। समय बदल गया है। कई वर्ष बीत गए। कुछ वर्षों के बाद चैत्रिका को सफारत एक नया सफारत के रूप में मिला। उसके पास जाकर बोला गया एक भी शब्द चैत्रिक की छाती में धड़कने लगता था। सफारत लाल आंखों से स्थिर और अविचल भाव से चैत्रिका को देख रहा है। तुम्हारे गाल लाल हो रहे हैं, उसने अचानक रुंधी हुई आवाज में कहा। मेरे पास दर्पण नहीं है, अन्यथा आप सिंहासन पर अपना कोमल लाल रूप देख पाते। चैत्रिका प्राणहीन है, अमर है। सफारत ने क्या कहा? क्या यह सच है कि उसका माथा लाल रंग से ढका हुआ है? यदि ऐसा है तो सफारत को खुलकर कहना चाहिए था। अपनी शर्म पर काबू पाने के लिए उन्होंने जल्दी से पूछा, आप कैसे हैं? इतने दिनों के बाद अचानक रात के इस समय तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या तुम बीमार हो? चैत्रिका के वाकपटु प्रश्न पर सफारत ने भौहें चढ़ाई। तभी चैत्रिका का वध हुआ। कूटनीति के इस कार्य में उनका आंतरिक अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है। मेरी छाती पर हथौड़े के प्रहार की आवाज लगातार आ रही है। चैत्रिका बैठ गई, उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। दूतावास आगे आया, बहुत करीब। चैत्रिका की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी। इस मिशन की अचानकता, जो इतनी नजदीक थी, ने उसकी नसों को कांपने पर मजबूर कर दिया। यह हर दरार में रोमांच जगा देता है। सफारत ने अपना हाथ उठाया। एक क्षण में चैत्रिका की भौहें उसके माथे को छू गईं। यह काफी चौंकाने वाला था। अपने हाथ खाली महसूस करने से आप असहाय महसूस करते हैं। सफारत ने बिना सोचे समझे फ्लास्क अपने साथ ले लिया। एक अनुरोध भरी आवाज कानों तक पहुंची, क्या मैं एक पल के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूं, चैत्रिक? चैत्रिका ऐसी भावनात्मक और माया मिश्रित प्रार्थना को अनदेखा करने में असफल रही। उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, हाँ। ऐसा लग रहा था जैसे दूतावास इसी बात का इंतजार कर रहा था। चैत्रिका चौंक गई जब उसने उसका कोमल मुलायम हाथ पकड़ लिया। वह चलना बंद कर चिंतित अस्थिर आवाज में बोला, आपके शरीर की गर्मी बहुत ज्यादा है।
इतनी रात को बुखार में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सफारत की अभिव्यक्ति सामान्य है। वह पहले से जानता था कि यदि चैत्रिका ऐसा प्रश्न पूछेगी तो वह बेचैन हो जाएगी। जवाब नहीं दिया, वह बस अजीब तरह से मुस्कुराया। चैत्रिका हैरान है। वे चुपचाप उत्तर की आशा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सफरत ने उदास आवाज में आग्रह किया, चलो चैत्रा। रिक्शा वाले चाचा तब से इंतजार कर रहे हैं। चैत्रिका स्थिर खड़ी रही। दूध के कोमल खिंचाव के कारण वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। मैं जिद्दी महसूस करता हूं। सफारत के सवालों को टालने की आदत ने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ी। ऐसा लगता है जैसे दूतावास उनसे बच रहा है। उपेक्षा करना, सफरत ने मजबूर होकर कहा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। यदि तुम्हारा प्रतिबिंब मेरी स्वच्छ आंखों में तैरता है तो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखने क्यों नहीं आ सकता, चैत्रा। सफरत के स्वाभाविक शब्दों ने चैत्रिका के मस्तिष्क पर असामान्य तरीके से प्रभाव डाला। अमता ने धीरे से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अजीब बात है, तुम मेरे सपने में आए, इसलिए मैंने सोचा कि बीमार शरीर के साथ बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय मैं कभी आपसे मिलने आऊंगा। चलो अब चलें, सफरत ने गंभीर स्वर में कहा। चैत्रिका चुपचाप सुनती रही। वह एक क्षण के लिए किसी और बात के बारे में सोचने लगा। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और गहरी सांस ली। उसने सफारत से अपना भाव छिपाने की पूरी कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं वह भी हमसे प्यार करेगा। एक क्षण के लिए चैत्रिका को लगा कि मीन की बातें सच हैं। सफारत के मन में उसके लिए भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन जल्द ही वह गलत साबित हुआ। तुम वहां क्यों देख रहे हो? तुम नहीं जाओगे? कहा। जब मैं बहुत सारे सवाल पूछता हूं तो चैत्रा नाराज हो जाती है। आप विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर क्या तुम्हारा विश्वास पहले जैसा नहीं रहा? सफरत की आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। चैत्रिका ने उत्साहित स्वर में कहा, क्यों नहीं? समय बीत जाने के बाद भी भरोसा डगमगाता नहीं, यदि दूसरा व्यक्ति भरोसा करना जानता हो। ये कहकर चैत्रिका सीधी चलने लगी। घने अंधेरे में एक रिक्शा दिखाई देता है। वे दोनों उस दिशा में चल पड़े। रिक्शा चालक ने चाचा सफारत को देखकर मुस्कुराया और पानी पीने से लाल हो चुके अपने दांत दिखाए। चैत्रिका समझ गई कि अब सफरत उसे रिक्शे में बैठने के लिए जरूर कहेगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वो उठकर बैठ गया। यह थोड़ा तंग था। सफारत उसके पास बैठ गया और उसे गले लगा लिया। यह सोचना गलत है कि रिक्शा में दो लोगों के बीच दूरी होगी। जब चाचा ने हुडी छोड़नी चाही तो सफारत ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही रिक्शा चलता है, शरीर में तेज हवा चलती है। चैत्रिका का पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा क्योंकि उसके कपड़े बहुत पतले थे। वे एकत्र हुए और थोड़ी देर के लिए बैठ गए। मेरा हाथ सफारत के बालों वाले हाथ को छूता रहता है। इत्र की कोमल परिचित खुशबू मेरे नथुनों में घुसती है। सफरत ने गंभीर स्वर में कहा, चैत्रा थोड़ा नीचे झुको, अन्यथा तुम्हारे सिर पर चोट लगेगी। चैत्रिका को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे बताया गया तो उसने सिर हिला दिया। सफरत ने अपनी जैकेट उतारकर चैत्रिका की पीठ पर डाल दी। इसे पढ़ो, उसने कमजोर आवाज में कहा। परंतु आप, क्या तुमने मुझे भी तुम्हारी तरह कांपते देखा है? तुम इस तरह कांप रहे हो जबकि सर्दी अभी आई ही नहीं है। चैत्रिका को थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसने अपनी जैकेट लपेट ली और संकुचित आंखों से दूतावास की ओर देखा। अनिमेष इंतजार करता रहा। भीतर से एक रोमांचकारी भावना जागृत हो रही है। चैत्रिका को फिर से प्यार हो जाता है। मेरे दिल में मेरे बगल वाले व्यक्ति के लिए प्यार एक नए तरीके से बढ़ रहा है। यद्यपि चैत्रिका का अवचेतन मन सफरत की ओर झुका था, परंतु उसके चेतन मस्तिष्क ने उससे कहा, सफरत तुमसे प्यार नहीं करता। चैत्रिका, प्यार से दोस्ती को बर्बाद मत करो। इसके अलावा अपनी स्थिति पर भी गौर करें। सफारत जैसा बेटा चाहना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है क्योंकि वह रात में सड़क पर आ सकता है। उसने गहरी सांस ली और सामने देखा। एक चिमटे की दुकान दिखाई दे रही है। देर रात तक भी लोग चाय पर बातें करते रहते हैं। सफरत ने रिक्शे वाले से कहा, चाचा यहां से 3 कप चाय ले आओ। इसे अवश्य खरीदें, फिर आपको इसे वापस नहीं चुकाना पड़ेगा। ये कहते हुए सफरत ने अपने बटुए से पैसे निकाले और अपने चाचा को दे दिए। रिक्शा वाला कप लेने चला गया। चैत्रिका का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे अपने साथ 3 कप लाने चाहिए थे। मुझे तो कभी यह भी नहीं सूझा कि चाय कैसे पीनी चाहिए।
जैसे ही वह कप लेकर आया, सफर्त ने चाय डाली और सबसे पहले अपने चाचा को दी। चाचा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर लिया। वह बहुत खुश था। चैत्रिका ये बात उसके चेहरे पर साफ देख सकती थी। चैत्रिका को दूसरा कप देते हुए सफर्त ने धीमी आवाज में कहा, मैं चाहूं तो यहां से चाय पी सकता हूं, लेकिन आज चैत्रा, मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहता था। मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। सफर्त की कहानी सुनते सुनते चैत्रिका को आश्चर्य होता जा रहा है। रिक्शा फिर चलने लगा है। चैत्रिका अपनी आंखें घुमाती है और चारों ओर देखती है। चैत्रिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि घने अंधेरे के बीच वह रिक्शे पर बैठकर शहर देख पाएगी। चैत्रिका एक क्षण में ही दैनिक जीवन की कठिन परिस्थितियों, कष्ट, उदासी और थकान में खो गई। थोड़े समय के लिए, जैसे ही मैंने अपनी थकी हुई आंखें बंद की, मुझे सफर्त की मादक आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, चैत्रा? चैत्रिका को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम इसे देखने कहाँ गए थे? कई साल पहले, जब मैं बुखार से पीड़ित था। तुमने मेरी तलाश नहीं की। जब मैं गर्व से जर्मनी पहुंचा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना कितना पीड़ित था। मैंने अपनी मां से कई बार कहा है कि मैं चैत्र के बिना पीड़ित हूं। मां ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हें खोजेगी। मैं तुमसे मिलने जाऊंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ताकि जब मैं जर्मनी से लौटूं तो तुम्हें ढूंढ सकूं। लेकिन मां ने अपना वादा नहीं निभाया। उन्होंने मुझे अमानवीय लोगों के साथ छोड़ दिया। सफर्त ने भ्रमित स्वर में कई बातें कहना शुरू कर दिया। चैत्रिका हैरान है। मैं दूतावास को समझ नहीं पा रहा हूं। क्या सफर्त कॉलेज जीवन के बारे में बात कर रहा है? दूतावास लगातार बड़बड़ा रहा है। चैत्रिका ने पहले शब्द स्पष्ट रूप से सुने थे, लेकिन अब वह उन्हें सुन नहीं सकती। उसने सफर्त की ओर भयभीत नजरों से देखा। जैसे ही वह अपने शरीर को छूता है, उसकी छाती फूल जाती है। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। चलो उसे उसके चाचा के घर ले चलते हैं। मुझे बुखार आ रहा है। मुझे कहीं मत ले जाओ, चाचा। तुम कौन होती हो ऐसा कहने वाली, चैत्रा? चाचा तो मेरी ही बात सुनेंगे। चैत्रिका ने सफर्त की फटकार को कठोर नजर से देखा। शायद दूतावास को बुखार हो गया है। जैसे ही रिक्शा नदी के किनारे रुका, सफर्त अपने कमजोर शरीर के साथ बाहर निकली। उसने चैत्रिका का हाथ पकड़ा और नीचे चलने लगा। वह एक बेंच पर बैठ गया और चैत्रिका को बैठने का इशारा किया। चैत्रिका काफी दूरी बनाकर बैठ गई। बीच में दो और लोग बैठ सकते हैं। मेरा बुखार मुझ पर काबू नहीं पा रहा है, चैत्रा, सफर्त ने बेजान आवाज में कहा। चैत्रिका को लगता है कि मिशन शुरू से ही पूरी तरह से उग्र अवस्था में रहा है। अच्छा, क्या बुखार आने पर आप ऐसे खूबसूरत पलों को भूल जाएंगे? उसने निराश होकर आह भरी और उदास चेहरे वाले अपने बगल में खड़े आदमी की ओर देखा। सफर्त ने तुरंत हिम्मत करके कहा, क्या तुम्हें याद है जब चैत्र में तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा था? उस दिन कॉलेज में तुम मुझे गले लगाकर बच्चों की तरह रोए थे। क्या तुम्हें अब अपने पिता पर तरस नहीं आ रहा? क्या आज फिर तुम अपनी सारी परेशानियां मेरे सीने पर उड़ेल दोगे? ऐसा लग रहा था जैसे चैत्रिका को मौन ने अपने आलिंगन में ले लिया हो। वह भ्रमित दृष्टि से अपने सामने खड़े दूतावास को देखने लगा। चाहे बुखार के कारण था या नहीं, मुझे सफारत की चौड़ी छाती पर सिर रखकर रोने का अवसर मिला। मैं अपने सारे संदेह भूलकर उसके सीने में समा गई। चैत्रिका चुपचाप रोती है। अनगिनत दुख आंसुओं के रूप में सफर्त के सीने में उमड़ पड़े। उसकी छाती को ढकने वाली सफेद शर्ट भीग जाती है। चैत्रिका को अपना दर्द साझा करने वाला कोई कब से नहीं मिला। सफर्त ने अपना हाथ चैत्रिका की पीठ पर रखा। उसने लड़की को कसकर पकड़ लिया। उसका सिर उसकी छाती में दबा हुआ था। चैत्रिका ने दोनों जैकेट पैक करके एक बैग में रख लिए। घड़ी में 10 बजते हैं। थोड़ी सफाई करने के बाद मैंने जैकेटों को दूतावास को लौटाने की तैयारी की। उस रात को 2 दिन बीत चुके हैं। चैत्रिका को ठीक से पता नहीं है कि उस दिन वह नदी के किनारे कितनी देर तक रही। उसने केवल ये देखा कि जब सफारत ने उसे गेट पर छोड़ा तो भोर का प्रकाश अभी अभी फूटना शुरू हुआ था। कितनी आसानी से उन्होंने दूतावास के पास बैठकर मौन और एकांत में एक रात बिताई। शीतल जलधारा चैत्रिका की रीढ़ की हड्डी से नीचे बह रही थी। जब उन्होंने वापस आते समय जैकेट लौटाना चाहा तो दूतावास ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपको दोनों जैकेट एक साथ लौटानी होंगी। ये कहकर वह जल्दी से चला गया और एक रिक्शा में बैठ गया। चैत्रिका ने सोचा कि शायद सफर्त बुखार के कारण कमजोर हो गया है।
सफारत की गंभीर आवाज और चाल से तुरंत ऐसा लगा कि जैसे बुखार भी इस आदमी पर हावी नहीं हो पाया। कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनकर चैत्रिका ने अपना बैग एक तरफ रख दिया। मीम के चिंतित चेहरे को देखकर उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या हुआ मीम? मीम ने तुरंत जवाब दिया, क्या आपके पिता के दोस्त का बेटा तहफ भाई यहां नहीं है? उसने और उसके पूरे परिवार ने आपसे शादी का प्रस्ताव रखा है बहन। पिताजी से बात कर रहा हूं। मां सहमत हैं। चैत्रिका धड़ाम से बिस्तर पर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू। उसने तिरछी निगाहों से मीम को देखा। उसने रुंधे स्वर में कहा, तहाफ भाई कब आए? क्या किसी मिशन पर गए थे? मैंने नहीं पूछा बहन। ये थोड़ा जल्दी आ गया। इसमें लगभग 10 मिनट लगेंगे। अब आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि आपकी शादी तहाफ भाई से होगी। मीम के शब्दों से चैत्रिका के हृदय में कंपन दौड़ गया। शादी? अब तक आपको कितने दूल्हों के पास जाना पड़ा है? सिर्फ एक व्यक्ति के सामने, फिर भी माता पिता की संगति में। उस दिन चैत्रिका चाहती थी कि उसका पति उसे अस्वीकार कर दे। अपमानित होने के बावजूद चैत्रिका को अस्वीकार किए जाने में बड़ी शांति मिली। पर अब तहाफ उसे कभी अस्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं। चैत्रिका इसका कारण अच्छी तरह जानती है। अब क्या करोगी बहन? अपनी भावनाएं सफरत भाई को बताओ। मीम के शब्दों से चैत्रिका की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। जैसे ही वह जवाब में कुछ कहने वाले थे, फहमीदा बेगम कमरे में आ पहुंची। उसके हाथ में एक नीली बुनी हुई साड़ी थी। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और जल्दी से बोला, चैत्रा अपनी साड़ी उतारो, जल्दी करो। चैत्रिका ने बिस्तर की ओर देखा और अपनी आंखें फेर ली। उसने अपना ध्यान अपनी मां पर केंद्रित किया। उसने धीरे से कहा, क्यों मां? तहाफ के माता पिता इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। चैत्रिका अपनी मां का उदासीन रवैया देखकर हैरान रह जाती है। वह अंदर ही अंदर अशांति का अनुभव कर रहा है। दम घुटने लगा है। फहमीदा जाने वाली थी तभी वह फर्श पर बैठ गई। उसने असहाय दृष्टि से मीम को देखा। मीम हिल गई। बहन के चेहरे पर पीड़ा की झलक साफ दिखाई दे रही है। अमता ने धीरे से कहा, बहन क्या मैं सफरत भाई को सब कुछ बता दूं? क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? मैं उससे समझा दूंगी कि तुम उससे प्यार करती हो। क्या आपकी बहन आपको धोखेबाज लगती है? अगर सफरत मुझसे प्यार करती तो वह मुझे बताती। जो व्यक्ति बस में नहीं है उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। ये शब्द कहने के बाद चैत्रिका एक क्षण भी स्थिर नहीं रही। वह धीरे धीरे शौचालय की ओर चला गया। मीम अपनी बहन के शब्दों में छिपे गहन गर्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। दूतावास की ओर नहीं, अपने आप को। कितने लोग अपने आप पर गर्व करते हैं, लेकिन चैत्रिका को अपने ऊपर बहुत गर्व है। प्रेम व्यक्त न कर पाने पर क्रोध। चैत्रिका नीली साड़ी पहने खिड़की के पास खड़ी है। उसने अपनी मां के कहे अनुसार साड़ी पहन ली है, लेकिन उसका दिल अभी भी दूतावास के साथ है। मुझे भागना है। मेरे हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं अपने माता पिता और बहनों की सारी चिंताएं त्याग दूं और बस अपने प्रियतम की गोद में समा जाऊं। यदि संसार में कोई एक स्वार्थी व्यक्ति हो सकता तो सबसे सुखी व्यक्ति का नाम संभवतः चैत्रिक होगा। उसके सीने से एक आह निकल गई। मुस्कुराकर दुनिया का सबसे स्वार्थी व्यक्ति बनना संभव नहीं है। जैसे ही पदचाप की आवाज उसके कानों में पड़ी, चैत्रिका ने झुंझलाहट में अपना सिर झुका लिया। फहमीदा का चेहरा बड़ी मुस्कान से चमक उठा। अपनी मां की मधुर मुस्कान के जवाब में उसकी आंखों के कोनों में एक कोमल मुस्कान उभर आई। माशाअल्लाह, आप बहुत सुंदर लग रही हैं मां। अब चलें। सभी लोग लिविंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। फहमीदा ने चैत्रिका के सिर पर से घूंघट खींच दिया। उसने लड़की को विस्मय से देखा। जैसे ही वह उसे हाथ पकड़कर बाहर ले जाने वाली थी, चैत्रिका ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। फहमीदा ने तुरंत प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उसने भौहें सिकोड़कर चैत्रिका की ओर देखा। क्या हुआ चैत्रा? चैत्रिका तुरंत उत्तर नहीं दे सकी। उसने बहुत सोचा है, लेकिन वह किसी भी तरह से खुद को किसी और की पत्नी के रूप में नहीं सोच सकती थी। वह अपने हृदय की भावनाओं से बुरी तरह हार गया है। इसके अलावा उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी है। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं शादी नामक झंझट में नहीं पड़ना चाहता मां। तहाफ भाइयों को वापस दे दो। फहमीदा ने आंखें खोलकर पूछा। चैत्रिका भी लगातार देख रही है। वह अपनी मां को यह नहीं बता सकता कि वह किसे प्यार करता है। आप इसे कैसे कहेंगे? हवाई जहाज से नहीं, बस से जाना बेहतर है।
फहमीदा ने उत्साहित स्वर में पूछा, आप इसे क्यों नहीं चाहते? मौन, नीरस चैत्रिक। उसके पास इसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे। वह चुप हो गया और भर्राई हुई आवाज में बोला, माँ, अगर मैं शादी कर लूं तो तुम्हारा क्या होगा? पिताजी की हालत ठीक नहीं है। अब आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें शादी करनी होगी। तहाफ बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन नहीं, लेकिन चैत्र, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे लिए अब इस तरह अपना जीवन जियो। एक माँ के रूप में मैं अपनी बेटी को किसी की पत्नी के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को एक खुशहाल परिवार में देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसलिए खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरा एक परिवार है, माँ। इसमें अपवाद हो सकते हैं। शायद ये दुख हमेशा मेरे साथ रहेगा। फहमीदा ने चिंतित स्वर में कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। जब तहाफ के पिता ने आपके पिता से आपका विवाह करने के लिए कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या कहा? चैत्रिका एक स्टालिन की तरह प्रतीक्षा कर रही थी कि उसके पिता का उत्तर क्या होगा। फहमीदा ने अपनी बेटी की बेचैनी को बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप जो भी निर्णय लेंगे वही होगा। मैं जानता हूं कि अगर तुम हाँ कहोगी तो तुम्हारे पिता खुश होंगे। उसकी इज्जत बर्बाद मत करो, माँ। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। हालांकि वह अपने पिता का जवाब सुनकर खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। मैं अपनी माँ के अंतिम शब्दों से पूरी तरह अभिभूत हो गया। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। चैत्रिका जानती है कि फहमीदा अपने पारिवारिक जीवन को पूर्ण देखना चाहती है। लेकिन चैत्रिका की छाती भारी होने लगी। उसने 1 मिनट में अपने जीवन का एक कठिन निर्णय ले लिया।